नमस्कार, मैं केबीसी विनर मिथिलेश कुमार और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कल बिहार बोर्ड की टॉपर सेकेंड टॉपर मतलब रैंक 2 आया है। जो मेरी बहन थी, आप लोग कल पूछ रहे थे कि आपकी तो भाई सिर्फ है, दो ही बोले थे। अरे दोस्त की बहन मतलब अपनी बहन। और मैं अपनी बहन से पूछने आया हूं कि कैसे रैंक में बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ये 10th में 6th रैंक पे आई थी। तो ये सोचिए क्या की है, जो मतलब इंटरमीडिएट में रैंक 2 आया है, 479 नंबर लाके पूरे बिहार में रैंक 2 लाई है। और स्ट्रेटजी पूछते हैं उससे पहले सपना बहुत बहुत बधाई कि बहुत नाम रोशन किए पूरे बिहार में। कल से नाम रोशन हो रहा है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि सपना टॉप की है। और मैंने भी देखा कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनके बोल रहे थे कि सपना कुमारी रैंक 2 लाया, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि सपना ऐसा कि अपना रैंक में सुधार किए। तो क्या स्ट्रेटजी था, पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया कि आप यहाँ आए और हमसे बात किए। अच्छा, तो हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग तो नॉर्मल पढ़ने वाले थे, रैंक कैसे लाया जाए, बढ़िया रैंक जो आने वाले स्टूडेंट है उसके तरह से। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, पढ़ाई कहाँ से की थी और ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था? जैसा कि ये पढ़ाई की बात करते हैं तो मैं तो पटना में रहती हूँ और वहाँ पे हॉस्टल में रूम पे रहकर पढ़ती थी। बेसिकली मेरा जो सिलेबस था वो आकाश इंस्टीट्यूट ने पूरा ख़त्म कर दिया था। अच्छा। तो भैया बोले कि अब टाइम बहुत कम बच रहा है, अगर नीट का लाना है, अच्छा उसमें परफॉर्मेंस करना है तो उसमें 12th बोर्ड का भी परसेंटेज देखता है। अच्छा, तो तुम अब से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और वैसे भी मेरा हिंदी मीडियम था तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, तो तो ये मतलब ऑनलाइन कोर्स या था या ऑफलाइन कहीं पर मतलब जाके करना पड़ा? नहीं, नहीं, बस यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते थे ना अच्छा। पीडब्ल्यू से, तो वही मैं देखती थी। जब भी कोई डाउट होता था किसी भी टॉपिक में तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करती थी, उसका अगर वीडियो आता था तो देखती थी, वरना बुक से पढ़ती थी। अच्छा, ये भी एक बात है, 10th में पूरी तरह से ये हिंदी में लिख के मतलब दी थी, तो वहां पर 6 रैंक आया था। और हम लोग के लिए तो इंग्लिश बहुत आसान है। पता नहीं ये 2 साल में मतलब कैसे इंग्लिश से मतलब वो तैयारी हो पाया। 2 साल पूरा इंग्लिश में ही पढ़ी थी तो थोड़ा आदत हो गई थी इंग्लिश का, और हिंदी समझ में भी नहीं आती थी। हिंदी समझ में आता, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। अच्छा, रैंक लाने के लिए क्या किया जाए, हम जैसे मतलब नॉर्मल विद्यार्थी के लिए? नहीं, अगर रैंक का बात करें तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरा रैंक 2 आ जाएगा, लेकिन बस रेगुलर पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने सोचा है, अगर सच में सपना है रैंकर बनने का, तो अपने स्ट्रैटेजी को पूरी करो और डेली रेगुलर हर सब्जेक्ट को पढ़ो। बिकॉज़ एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना तो सर दुखने लगता है कि एक ही सब्जेक्ट को बस पढ़े जा रहे हो। डेली सब्जेक्ट पढ़ो। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यही सब्जेक्ट पढ़ना है। बस ये था कि डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, 2-3 घंटे देना है। जिसमें वीक है तो उसमें प्रॉपर टाइम देती थी। अच्छा, एक बात है कि बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश में दिक्कत होता है, लेकिन तुमने तो हर एक सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिख के पूरा कर दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि बिहार में तो इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं खुद ही 50 नंबर का इंग्लिश मेरे समय था, तो मैं बस बस 38 नंबर लेके आ पाया। तो इंग्लिश में मतलब क्या दिक्कत आता है, स्टूडेंट को कैसे सुधार करना चाहिए? हमको भी बता दो, हम भी एसएससी की तैयारी में इंग्लिश बहुत डर लगता है। भैया डर तो मुझे भी लगता था, बिकॉज़ जब 10th में थी तो मेरा 55 नंबर ही था इंग्लिश में। अच्छा। तो भैया बोले कोई बात नहीं, इंग्लिश में इतना है तुम कर लोगी। अगर तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, कर लोगी। अगर डेली सर इंग्लिश में ही पढ़ाएँगे तो तुमको आदत हो जाएगा। और जब स्टार्ट की थी मैं 11th में, तब तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था। मैं तो गूगल से ट्रांसलेट कर के पढ़ती अच्छा, थी। एक बात और। अच्छा, जो अभी 11th में या 12th में जो है, उसमें देखते हैं कई लोग मैथ और बायोलॉजी दोनों ले लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? मैंने मार्कशीट जो आता है वही लोड करके देखा, तो उसमें सिर्फ बायोलॉजी था। इससे एक फायदा तो मिला कि सिर्फ एक ही चीज पर कॉन्फिडेंट मतलब कंसंट्रेट करना पड़ा। ये जो दो ले लेते हैं उसको लेना चाहिए, मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ में, या तो नहीं, या टाइम बर्बादी का एक ऑप्शन है? नहीं, अगर प्रॉपर तुमको अगर डॉक्टर बनना है, अगर मेडिकल का फील्ड में जाना है तो फिर मैथ्स क्यों लेना? अगर तुम्हारा सपना है डॉक्टर का तो सिर्फ बायो लो। अगर इंजीनियरिंग करना है तो मैथ्स लो। दोनों लेकर मुझे नहीं अच्छा लगता है ये चीज़। हमें भी लगा, क्योंकि हम कल देखे तो बायोलॉजी सिर्फ था। कई लोग जो देख रहे हैं मैथ भी लिया हुआ है और बायोलॉजी, ये मतलब टाइम मतलब वेस्टिंग है। ये ऐसा भी ना, मतलब जो भी फील्ड है उस तरह से करना है। तो आगे क्या करना है? बायोलॉजी लेने का मतलब है कि नीट की तैयारी करना है? तो बताया और जाए भैया कुछ एक बात और है कि अगर दोनों चीज़ ले रहे हैं तो शायद हो सकता है कि अगर मैं प्रॉपर मेडिकल फील्ड में अपना योगदान नहीं दे पाऊँ तो फिर मैथ्स के फील्ड में दे सकता हूँ। तो इसीलिए दोनों ले लेते हैं ताकि पकड़ रहे तो कम से कम मैथ्स पे। अच्छा, और जो अभी 11th में है, अगला साल देगा या देगी जो भी लड़की या लड़का, उसके लिए क्या मतलब है?
कैसे किया जाए कि वो भी टॉप रैंक में आ जाए, तुम्हारे जैसा अपना रैंक सुधार कर ले। मतलब अभी तो रैंक में भी नहीं आई है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा किया कि मतलब 6 से कोई आ जाता है। ऐसा कभी हम नहीं देखे थे कोई भी स्टूडेंट बिहार में हो कि जो मैट्रिक में भी रैंकिंग में है और वो इंटरमीडिएट में भी रैंक में आ जाए। हम एक भी नाम नहीं सुने। अगर देखते हैं कि मैट्रिक में लाया तो अपने आप से मतलब उसको ईगो हो जाता है, और इंटर में देखते हैं कहीं दूसरा जगह फेंकाया हुआ रहता है। लेकिन तुमने तो सोचो 4 रैंक और सुधार करके टॉप 2, बस 2 ही नंबर से तो रैंक कौन बच गया। तो क्या करना चाहिए जो 11th में लड़का लड़की अभी अगला साल देगी? ये तो नहीं कह सकते भैया कि मतलब वो अपने आप से खुश हो गए कि बस 10th तक ही है, 12th में कुछ नहीं करना। ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया है अपने पर्टिकुलर फील्ड में, तो शायद टाइम नहीं बचा हो, या फिर प्रॉपर इस पे बोर्ड्स पे ध्यान ना दिए हो, तो इसीलिए उनका कम मार्क्स आ सकता है। एक दिक्कत हमको आता था 12th में, मेरा केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर था। लेकिन तुम्हारा हर सब्जेक्ट में देख रहे हैं 90+ है, कोई प्रैक्टिकल छोड़ के भी उतना भी मेरा नंबर नहीं था। केमिस्ट्री में हमको बहुत दिक्कत आता है, कैसे इक्वेशन समझ में आता है हमको थोड़ा बताओ तो। ये मेरे लिए पर्सनल सवाल है, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा डर 12th में लगता था तो केमिस्ट्री से। नहीं, अगर टीचर अच्छे से बताते हैं ना तो क्लियरली समझ में आता है। वैसे मुझे ऑर्गेनिक बहुत पसंद है और मैं बुक भी पढ़ती हूँ एनसीईआरटी। तो सर बोलते हैं अगर बुक पढ़ लोगे तो तुम्हारा 90% कवर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर स्टेटमेंट वाइज हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, रिएक्शंस हो गया, तो वो सब बुक से ही आते हैं ज़्यादातर। एक सवाल और है, और भी सवाल है लेकिन पूछेंगे धीरे धीरे। तुम बोली कि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, फोन मेरे पास रहता है। आजकल हम फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। और जिसके पास नया नया फोन है, क्या ये ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है? सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो 400 नंबर आजकल लाना बहुत मतलब मुश्किल बात नहीं है, फिर भी नहीं लाया जा रहा है। तो क्या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है कुछ? हाँ, बिल्कुल करता है। पता है, जब मैं देखती थी यूट्यूब में जब लगता था कि मैं फ्री हूँ तो कुछ देख लेती हूँ, देखते 1 घंटा देखने के लिए मैं तो 5-6 घंटे सब चले जाते थे। लेकिन जब टाइम बहुत कम बचा था तब फिर भैया बोले कि नहीं, सपना कुछ करना है तो फिर पढ़ना ही होगा तुमको। तो सोचे कि नहीं अब तो करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए मैं 10-12 घंटे जितना हो सकता था उतना पढ़ती थी। 10-12 घंटे सोचिए, और हम 5 घंटे पढ़ते थे फिर भी, तभी तो रैंक नहीं लाया करते थे हम। तो अच्छा, आज या हमारे समय में, जैसे उस समय ऑब्जेक्टिव 50% था, तो उस समय हार्ड था, या मतलब उस समय मान लो कि हम 400 नंबर ला पाए या 400 से ज्यादा कुछ था। तो आज नंबर लाना आसान है या पहले नंबर लाना आसान था जो 2020 में दिए थे, जो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव था? मुझे तो लगता है पहले ही थोड़ा हार्ड था, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। जो नहीं आ रहा है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन अभी तो ऑप्शन है कि जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो, इग्नोर करो। जितना तुम पढ़े हो उतना से बन जाएगा 50% ऑब्जेक्टिव, और बाकी सब्जेक्टिव में भी 50%। हम भी यही बोला करते थे कि रैंक में आना है तो पूरे का पूरे क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव का नंबर तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना आजकल कि कैसे महिलाएं जाती है साड़ी के दुकान पर तो छाट छाट के लेती है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है। वैसे कहते हैं क्वेश्चन आजकल बन गया है कि 100 में से अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं बता, थोड़ा सा भी डाउट हो तो ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं छोड़ा जाए। जैसे मैट्रिक वालों को भी बताए थे, और इंटर में तो रैंक में आने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव का एक भी नंबर मिस नहीं करना चाहिए कि 50 में 49 भी ना हो? तुम्हें क्या लगा था कि मेरा 49 भी कहीं आ रहा है? आई थिंक भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर तुम अच्छे से पढ़े हो तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एक भी गलत हो जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने फिजिक्स में एक ओएमआर में गलत भर दी थी, बाकी सारा सही की थी जहाँ अच्छा। तक मुझे लगता है। हाँ, तो यही तो हम बोलते हैं कि रैंक में आने के लिए ऑब्जेक्टिव का नंबर तो कोई मिस करता ही नहीं, ऐसा स्टूडेंट जो कुछ करे। और दूसरा बात यही है कि यहाँ पहले तो एक गांव में रह के पढ़ी, थोड़ा पटना भी गई, लेकिन यही बता रही है कि ऑनलाइन में सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बनता है, लेकिन अपने आप पर काबू करना। कहते हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी होता है और सही इस्तेमाल भी होता है। सपना को आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके 10 से 12 घंटे, मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं था तभी तो नहीं आ पाया, तो 10 से 12 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करके कहते हैं यूट्यूब से पढ़ लिए। तो और क्या करना चाहिए? अगर कोई और भी है जैसे मैट्रिक वालों को या इंटर वालों को, ऐसा क्या करे कि वो भी रैंक में आ जाए तुम्हारे जैसा? भैया रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और डिसिप्लिन रहो कि अगर करना है तो प्रॉपर पढ़ना ही होगा। एक दिन पढ़े दूसरे दिन गायब रहे तो इस तरह से नहीं हो पाता है, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ, पढ़ता तो सब है। आजकल 400 नंबर भी लाना मतलब आसान, बहुत आसान हो गया है, फिर भी नहीं ला पा रहा है। क्या इसमें कमी है? ऐसा तो एक स्टूडेंट नहीं है, पढ़ाने वाले तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। फिर क्या दिक्कत आता है कि वो नहीं रैंक में आ पाते हैं, उससे ऐसा नंबर भी नहीं आ पा रहा है? क्या दिक्कत है? कुछ तो कमी होगा, क्योंकि तुम अपने
ग्रुप में रहती हो तो सबका कमी तो पता चला होगा कि क्या उनमें कमियां हैं, क्या उनसे मैं बेहतर कर रही थी कि नहीं। भैया जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ कि ऐसा अपने आप पे डिपेंड करता है। अगर तुम चाह लोगे तो ज़रूर करोगे। अगर सोचोगे कि कोई फैमिली आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया है, तुमसे बात कर लेते हैं, नहीं, ये सब अवॉइड करो। जब उस टाइम तुमको सपना है, क्यों हम अपना सपना को बर्बाद करें किसी के आने के लिए? अच्छा, और लास्ट सवाल यही है कि हर जगह तो रैंक मतलब कहते हैं ना कि रैंक में ही आ रही हो, तो आगे क्या करना है? तुम्हारे सब्जेक्ट से देखकर हमको पता चल गया, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुमने मैथ ना लेकर बायोलॉजी लिया, इससे पता चल गया था हमको। लेकिन फिर भी हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि आगे क्या करना है, क्या देख पाएंगे जो आगे उसमें भी रैंकिंग में। ये तो मेरे लिए मतलब कहते हैं ना, किसी ने हमसे कहा था, कोई बड़े व्यक्ति कहे थे और बहुत सारे लोग कहते रहे, नावाडी शिक्षा का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारे मतलब मेहनती अनुभवी नौकरी या अलग अलग में कहते, तुम ही इतना नाम 2 बार रोशन किए, निशुकांत किया था। तो आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए? वैसे तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, उसमें से भी कार्डियोलॉजिस्ट मेरा सपना है अच्छा, बनने का। सपना का सपना है कार्डियोलॉजिस्ट बनना, और ये नीट की तैयारी करेगी। तो क्या हम भाई लोग यही सब अगला बार उम्मीद कर लें कि नीट में भी रैंक में देखा जाए? कोशिश रहेगी, जितना हो सकता है उतना दूंगी मैं, और इसके बाद तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड्स और नीट है वो दोनों डिफरेंट थिंग है। हम तो कभी ऐसा दिए नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। क्या कभी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करने का भी मन में कभी सवाल आया, या सिर्फ लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है नीट की तैयारी करके? नहीं, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे थे, तो उसमें सर बताते थे कि नौकरी तो एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। तो उससे जुनून होता है कि नहीं, हमको भी करना चाहिए। एक पावर होती है, पैसे नहीं पावर चाहिए, तब तो तुम्हारे बातों को सुना जाएगा, कहीं पे बोलोगे तो तुम्हारी बातों को रखा जाएगा। तो पावर भी होनी चाहिए, तो अगर मेरे से हो पाएगी तो मैं करूँगी। अच्छा, यही बात है कि कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज इतने सारे रिपोर्टर आए हैं, मैं भी खुद अपनी बहन से मिलने चला आया हूँ, क्यों मैं किसी और के पास नहीं गया, क्यों मैं आपके पास नहीं गया, क्यों मैं आपके बच्चों के पास नहीं गया या कोई रिपोर्टर? इसीलिए मेहनत करते रहिए। सपना के पास ही क्यों आया जाता है? 10th में 6th रैंक लाई थी, इंटरमीडिएट में और बस 2 नंबर से पीछे रह गई, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि ये मार्कशीट कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि आप उस समय कितना कंसिस्टेंट थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सपना, मेरे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए। हमको बस सीख दो थोड़ा सा कि बस रैंकिंग में कैसे सुधार लाया जाए। और भी क्या लगता है कि कभी एक रैंक लाने के लिए भी किसी चीज में कर सकते हैं हम? भैया मुझे मेरे जीवन में एक बात थी जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब भी मुझे नींद आती थी ना, तो ये बात मेरे मन में टपक जाता था। हाँ, और ये सब मेरे जैसे आलसियों के लिए, हम सोए रहते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, मेहनत नहीं हो पाता है, पढ़ने का 12 घंटा तुम पढ़ रहे हो, हम अभी 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मतलब ये मायने नहीं रखता है कि तुम कितने घंटे पढ़े, वो तो निकल जाती थी, बैठे बैठे निकल जाता था। जब तक मतलब कंप्लीट नहीं होता था तब तक नहीं छोड़ती थी, तो इसी में टाइम निकल जाता था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सपना, इतना समय देने के लिए। और आगे तुम अपने अपने जीवन में और भी तरक्की करते रहो और इस गांव का नाम रोशन करते रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नावाडी शिक्षा का गढ़ है, यहाँ से बहुत सारे टॉपर निकलते हैं, बहुत सारे नौकरी, इंजीनियर, यूपीएससी, आईएएस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नौकरी का है इतनी। लेकिन नावाडी तुम जैसे लोगों के लिए क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे ही अपने जीवन में तरक्की करते रहो। थैंक यू भैया।